आज के वीडियो में हम यहाँ पे एंजल वन के स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अगर मैं वेबसाइट पे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि जो एंजल वन है ये स्टॉक्स में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डीमेट अकाउंट ओपन करके। तो जैसे जीरोधा, 5 पैसा, अपस्ट्रोक इन सब में होता है, वैसे यहाँ से हमारे पास ऑप्शन होता है कि डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे स्टॉक, इंडेक्सेस, ईटीएफ, कमोडिटी, अपकमिंग आईपीओ, एफ एंड ओ इन सब में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड भी यहाँ इनके पास है। तो इसका मीनिंग क्या, देखो इनके पास इनका क्या बिजनेस है। जैसे जीरोधा के बाद अगर आप देखो सबसे बड़ा यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर कौन है, जीरोधा है। उसके बाद आप किसके पास जाओगे, एंजल वन। एंजल वन के बाद देखो 5 पैसा हो गया, देन अपस्ट्रोक हो गया, ये बहुत सारे और आ जाते हैं ना। तो अब यहाँ पे इनका बिजनेस क्या, देखो क्या इनका बिजनेस कम होने वाला है क्या, बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी 23 करोड़ डीमेट अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं, जो कोविड से पहले 3 से 4 करोड़ थे जो। तो अभी जो इंडियन स्टॉक मार्केट में है, नए इन्वेस्टर बहुत तेजी से आ रहे हैं, तो इनका बिजनेस और तेजी से ग्रो करेगा आने वाले फ्यूचर में। तो बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर ग्रो करेगा ही करेगा। और इन्हीं कंपनी के पास ज़्यादा लोग आएंगे, जीरोधा, एंजल वन, 5 पैसा, ये 3 जो मेन कंपनी है, इन्हीं के पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे। और हर एक के पास, ऐसा नहीं कि जो जीरोधा के पास आ गया वो एंजल वन पे अकाउंट नहीं बनाएगा। यहाँ जो स्टॉक मार्केट में जो काम करता है उसके पास 4-5 से लेके 8-10 अकाउंट्स होते हैं। तो जीरोधा में भी उसके पास अकाउंट होगा, एंजल वन में भी होगा, 5 पैसा में भी होगा। तो सब जगह वो ओवर द पीरियड अपने अकाउंट ओपन करता रहेगा। ठीक है। अब ये जो 23 करोड़ अकाउंट है, इतने इन्वेस्टर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, इतने इन्वेस्टर नहीं है। किसी के पास 2 अकाउंट है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 3 है। और जो कुछ नया इन्वेस्टर है उसके पास हो सकता है अभी 1 ही अकाउंट हो। तो इनका बिजनेस यही कि जैसे हम यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे लेते हैं और अपना प्रॉफिट में हम या लॉस में जब भी हम अपना ट्रेड बेचते हैं तब हमें यहाँ पे एक इनको चार्ज देना होता है, और वैसे इनकी इनकम होती है। और ज़्यादा इनकम इनकी एफ एंड ओ से होती है, और ये मार्जिन भी देते हैं ट्रेड पे, है ना। पहले बहुत ज़्यादा मार्जिन था, अभी कंट्रोल में किया गया, बट फिर भी अभी भी आपको मार्जिन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल आपको मैंने बता दिया। बाकी ये एनबीएफसी की तरह भी काम करने लग गए हैं, नॉन फाइनेंसिंग बैंक की तरह लोन भी देने लग गए हैं। और अगर ये कॉरपोरेट एजेंट ऑफ, है ना, ये इंश्योरेंस, इन सेक्टर में भी आ गए। ठीक है। तो बिजनेस को भी ये अपने डाइवर्सिफाई यहाँ पे कर रहे हैं, तो इनकी डिमांड भी फ्यूचर में रहने वाली है। अब इसके स्टॉक की अगर मैं बात कर लेता हूँ, चार्ट पे आ जाते हैं पहले। आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है कितना, 2544 पे। ठीक है। इस पे ये ट्रेड कर रहा है। ओके। और इसका जो हाई था वो क्या था, ऑल टाइम हाई इस स्टॉक ने यहाँ पे लगाया था। ऑल टाइम हाई इस कैंडल पे कितना था, इसका ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई इस स्टॉक पे था आपका ऑलमोस्ट 3925 करके। देन उसके बाद में स्टॉक डाउन आता है, और अगेन रिकवरी के बाद एक और यहाँ पे कहाँ तक जाता है, 3494 जाता है। अगेन यहाँ पे डाउन आने के बाद फिर से ये जाता है यहाँ पे, और आगे यहाँ पे देखते हैं। देखो ऐसा देखो क्यों हुआ, ये स्टॉक यहाँ पे डाउन क्यों आ गया। डाउन इसलिए आ गया, इस स्टॉक की अगर मैं बात करता हूं तो इस पीरियड में इसने कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं दिया था। ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड किया था। ठीक है। जब यहाँ पे एक रैली आ गई थी इसके पास में, स्टार्टिंग में देखो यहां से एक रैली आई थी इस स्टॉक में, मतलब इसने 560% का रिटर्न दिया था। जब इतना गेन देगा तो कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट होगा, तो वैसे ही कंसोलिडेट हुआ। और देन अगेन यहाँ पे जब इसमें रैली आती है तो ये कितना परसेंटेज का गेन हमें दे देता है, ये स्टॉक ऑलमोस्ट हमें कितना परसेंटेज का गेन देता है, ये देता है 240 का, या 250 मान लेता हूं इसको ना, 250 का ये गेन दे देता है। ओके। अब इतना गेन देगा तो फिर अगेन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ ही जाती है। इसीलिए कहता हूँ टॉप पे हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट को बुक करना होता है जब भी स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से ऊपर जाता है तो। ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया होता तो फिर ये नीचे आया था, यहाँ पे भी इसने हाई लगाया था, थोड़ा सा देखो डाउन आया था ना। तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता, कितना ही अच्छा स्टॉक हो वो डाउन आएगा ही आएगा। टॉप से कितना आया था, यहाँ पे ये 50% के आसपास डाउन आ गया था। इधर कितना आया था, ऑलमोस्ट 45% या 44। और अभी ये स्टॉक कितना डाउन कर रहा है,
रिसेंट हाई से ये 23% डाउन है। ओके, अब जब इसमें रिकवरी आती है ना, तो उसके बाद देखो ये कहां तक ये स्टॉक जाता है। तो अब ये स्टॉक यहां से रिटर्न दे देता है कितना, 70% ना 70% के आसपास। अब इस स्टॉक में क्या करना, देखो आज अगर करंट प्राइस की मैं बात करता हूं, इस करंट प्राइस से अगर ये स्टॉक रिसेंट हाई तक ही जा रहा है तो हमें 30% का गेन दे देगा। अगर ये जो इसका नेक्स्ट जो हाई था ये यहां तक आता है तो हमें 40% का गेन मिलेगा। देन अगर ये लाइफ टाइम हाई के आसपास जा रहा है तो हमें 56% का यहां पे गेन यहां पे मिलेगा। अब इस स्टॉक में क्या करना, उससे पहले इसके फंडामेंटल्स को हम देख लेते हैं एक बार। तो यहां पे आ जाते हैं, देखो तो यहां पे आप देख सकते हो क्लियरली ये जो स्टॉक है आपके पास में, इसका मैं क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेता हूं। तो जून 25 को हम जून 24 से कंपेयर करेंगे तो यहां पे देख सकते हो कि 1400 के कंपैरिजन में 1141, मतलब यहां पे सेल्स मेरी डिक्रीज हुई है, बट लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है। बट हमें सेम क्वार्टर से कंपेयर करना, तो यहां पे क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गई इनकी सेल्स। और अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखता हूं 470 के अगेंस्ट में 275 है, तो यहाँ पे सेल्स भी हमारे पास में कम हुई है एंड यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मेरा डिक्रीज हुआ है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट ये दोनों भी क्या होंगे, मेरे डिक्रीज होंगे, कम होके आएंगे। ठीक है जी। इससे पहले अगर मैं मार्च 25 की बात कर रहा हूं तो इसको मार्च हम 23 से कंपेयर करेंगे, तो यहां से भी हमारे पास में जो सेल्स है यहाँ पे देखो 1357 थी और यहाँ पे 1056। तो मार्च क्वार्टर में भी मेरे पास में सेल्स क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी और प्रॉफिट भी यहाँ पे डिक्रीज होके आया है। देन अगर मैं दिसंबर क्वार्टर की बात करता हूँ तो इसमें ये इंक्रीज है। तो मैं 2 क्वार्टर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लास्ट 2 क्वार्टर में इसकी जो सेल्स एंड प्रॉफिट है वो डिक्रीज होके आ रहा है। बाकी इस कंपनी के सारे क्वार्टर्स आप देख सकते हो, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। तो किसी भी कंपनी के लिए अगर 2 क्वार्टर अगर खराब भी जा रहे हैं तो वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जिसका फ्यूचर ऐसा है कि इंडिया में स्टॉक मार्केट में अभी और ज़्यादा इन्वेस्टर आने वाले हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे और ज़्यादा बहुत ज़्यादा अकाउंट्स यहाँ पे ओपन होने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ अभी जो नए ट्रेडर्स आए उन्होंने एक अकाउंट लिया है, तो हो सकता है वो जीरोधा के पास ही बैठे अभी। ठीक है, तो जब वो धीरे धीरे ट्रेडिंग करेंगे, उनकी स्किल्स इंप्रूवमेंट होगी तो उनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी और अकाउंट्स की, तो वो एंजल वन के पास आएंगे। तो हो सकता है कि फर्स्ट प्रीफरेंस कोई भी हो, जीरोधा को ही वो देता है, बाकी फिर एंजल वन 5 पैसा इन पे आता है। तो अभी जो नए ट्रेडर है हो सकता है उन्होंने इस पे अकाउंट अभी नहीं बनाया, तो आने वाले टाइम में वो भी ओपन करेंगे और नए क्लाइंट भी यहाँ पे और आएंगे। तो बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्वार्टर खराब होने से कंपनी कोई खराब नहीं हो जाती और फ्यूचर भी इसका बहुत अच्छा है। तो इसमें ज़्यादा हमें दिमाग लगाना नहीं है। और उसके बाद देख सकते हो टोटल सेल्स की मैं बात करता हूं तो यहां पे लगातार यहाँ पे टोटल सेल्स यहाँ पे इनकी इंक्रीज हुई है, टोटल सेल्स। ठीक है, अब इसके बाद में आप देख सकते हो कि जो लास्ट ईयर की सेल्स थी और लास्ट 4 क्वार्टर की जो सेल्स है वो अराउंड 5000 करोड़ है। और वो किसके पास है, लास्ट ईयर की ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, बट यहाँ पे जो था उससे काफी हाई है, 2024 से काफी हाई है। लास्ट 4 क्वार्टर, इन 4 क्वार्टर्स की बात कर रहा हूं, जहां पे जो 2 क्वार्टर है वो मेरे लिए लो परफॉर्म कर रहे हैं, तब भी उस केस में भी जो मेरी जो लास्ट 4 क्वार्टर की जो सेल्स है वो सेकंड हाई है। ठीक है, या फिर जो हाईएस्ट एवर है उसके आसपास है। और प्रॉफिट फिर यहाँ पे देखो मार्जिन में भी इंपैक्ट है, जहां पे 36 था यहाँ पे 36% है, बाकी यहाँ पे मार्जिन 40-38 ऐसे करके था, 43 यहाँ पे था 36, बट हम हाईएस्ट एवर से कंपेयर कर रहे हैं तो 36 था, यहाँ पे कितना है 38, यहाँ पे 36 है। तो सेल्स यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बैलेंस शीट सब ठीक हो जाएगी, 1-2 क्वार्टर सही आएंगे तो। बाकी इनके पास रिजर्व यहाँ पे कितने 5500 करोड़ के हैं। और बोरोइंग की बात करता हूं तो बोरोइंग इनके पास रहेगी, क्यों रहेगी, ये मार्जिन ट्रेंडिंग भी ये देते हैं आपको ना, मार्जिन मतलब आपके जो अमाउंट उस पर 2x 3x 5x जितना आप मार्जिन लेना है वो आप यहां से ले सकते हो। तो इनको लोन लेके पैसा रखना पड़ता है और ये एनबीएफसी में भी आ गए तो इनके पास ये बोरोइंग तो रहेगी, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एनबीएफसी में क्या होता है, पैसा लेके और किसी और को पैसा देना होता है और उसमें जो
कमीशन कमाते हैं उसका कुछ परसेंटेज अपने पास रखते हैं ये, ठीक है। फिक्स्ड एसेट यहाँ पे ऑल टाइम हाई है, तो फिक्स्ड एसेट जब ऑल टाइम हाई होंगे तो इनकी सेल्स अपने आप इंक्रीज होगी, तो प्रॉफिट भी आ ही जाएगा। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स यहाँ पे कितने 28.97% लास्ट क्वार्टर में इन्होंने अपनी यहाँ पे कुछ हिस्सेदारी को यहाँ पे सेल किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में आई है। 13 से कितना हो गया 14.66 हो गया, और यहाँ पे डीआईस 14 से कितना हो गया 16.43। तो एफआईज एंड डीआईस का क्या काम होता है, इनका यही काम होता है कि कौन सा स्टॉक का फ्यूचर अच्छा है, क्या फंडामेंटल्स इसके ठीक है कि नहीं है, ग्रोथ इसकी आगे होगी कि नहीं होगी। ये सब एफआईज एंड डीआईस स्मार्ट मनी होती है, स्मार्ट लोग होते हैं, तो ये रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब इनका स्टेक यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो हमें यहाँ पे टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इन्होंने सारी रिसर्च की हुई है, उसके बेस पे इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। बाकी अगर मैं यहाँ पे सितंबर 22 से देखता हूँ तो एफआईज 11% से 14.66 और डीआईज 9.71 से 16.43, तो ये दोनों यहाँ पे अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। पब्लिक यहाँ पे कितनी है, ऑलमोस्ट 40% है, और इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 5% है, ये एचएनआईज के पास है, फिर 2.9, ये सब यहाँ पे देखो 1% से ज़्यादा अगर हमारे पास में स्टॉक होंगे तो उसको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो ऑलमोस्ट मेरे पास कितना आ जाता है 22 के आसपास यहाँ पे आ जाता है। तो 40 से अगर मैं 22 हटा देता हूँ तो पब्लिक के पास कितना स्टेक रह जाता है, आपके पास में ओनली कितना रह गया 18%। अब इस 18% की अगर हम बात करेंगे तो इस 18% में भी ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर जिसके पास में 0.5, 0.7, 0.8 है, वो यहाँ पे शो नहीं होगा, बट फिर भी मैं मान लेता हूँ पब्लिक के पास 18% है। तो यहाँ पे जो आपके पास में 82% है वो किसके पास है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। और बाकी डिटेल चाहिए तो फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करके देख सकते हो, और ये जुलाई 25 की पीपीटी पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसकी बात करता हूँ, स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, फ्यूचर इसका अच्छा है, और बाकी सारे फंडामेंटल्स 1-2 क्वार्टर सही आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। और अब इस स्टॉक को अगर मैं देखता हूँ तो ये सेकंड यहाँ पे हाईएस्ट एवर सेल्स के आसपास है, तो ये स्टॉक को ऊपर जाना ही जाना है। बाकी अगर आप इसमें अभी ट्रेड नहीं लेना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस स्टॉक को थोड़ा सा और डाउन आने दो। वैसे तो अच्छे खासे सपोर्ट पे है ये स्टॉक, यहाँ पे देख सकते हो पूरा यहाँ पे सपोर्ट जोन बना हुआ है, और वहीं पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है हमारा। अब ये कल को हो सकता है कि थोड़ा सा और डाउन आ जाए, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो या तो आपके इसमें क्या करोगे, थोड़ा सा वेट करोगे, इसको और थोड़ा इधर नीचे आने दोगे, इसको थोड़ा सा इधर नीचे आने देंगे हम, ठीक है, यहां पे। तो अगर ये नीचे नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा नीचे आने दोगे। अगर इस रेंज में मिलता तो ये हमारे लिए बेस्ट बाइंग जोन होगा। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है, अगर आपको 3% इसमें पैसा लगाना है, किसी भी स्टॉक में 3% से ज़्यादा बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो 3% का आप 1% यहाँ पे लगा सकते हो अभी, और उसके बाद में और डाउन आए तो 1% यहाँ पे और 1% यहाँ पे लगा सकते हो। ऐसे करके लगा सकते हो, या फिर थोड़ा सा वेट करके लगा सकते हो, या फिर यहीं पे भी लगा सकते हो। अगर 30% का गेन चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास में, या तो वेट करो थोड़ा नीचे आने दो तब हम एक साथ लगाएंगे, या फिर यहीं पे एक साथ लगा के 30% गेन लूंगा, और उसके बाद में जो और मेरे टारगेट्स है वो भी यहाँ पे मैं देख लूंगा, या फिर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। तो जिस टाइप के इन्वेस्टर उस हिसाब से आप अपना देख लेना। अगर यहीं से ऊपर जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ऊपर जाएगा, 1% यहाँ लगाया, थोड़ा और ऊपर गया, और मैंने जो रिमेनिंग पैसा था वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ऐसे करके भी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। बाकी अगर नीचे आता है तो ये हमारे लिए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। अब इसमें एक बात और है, अगर किसी ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसका प्राइस कहीं ऊपर है, ऊपर का मीनिंग क्या है, यहां पे कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, ठीक है। ये स्टॉक यहां पे रैली दी, डाउन आए, यहां पे किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगर वहां से कितना परसेंटेज का ये डाउन हो गया होगा, ऑलमोस्ट 15% है। अगर किसी के पास भी ये स्टॉक 10%, मिनिमम 10% अगर डाउन है, मिनिमम कितना 10% डाउन होना चाहिए,
10% से ज़्यादा अगर आपके पोर्टफोलियो में ये आपको दिखा रहा है डाउन, तो उस केस में क्या करोगे, 3% आपने यहाँ पे लगाया था, 3% और लगा सकते हो, बट वो सेम अकाउंट में नहीं लगाना, ये मैं हर बार बोलता हूँ। उसको आपको डिफरेंट अकाउंट में ट्रेड करना है। इसीलिए हर एक ट्रेडर के पास मिनिमम 4 to 5 अकाउंट्स तो होते ही होते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ट्रेड ली, अगर मेरा माइनस में है तो मैं 10% डाउन आएगा तो मैं और यहाँ पे ट्रेड अलग अकाउंट में लूंगा। जैसे जैसे इसमें जंप आएगा 15, 20%, 30% जो भी आएगा, मुझे और कहीं अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं इस ट्रेड को हटा के वहां से अपना प्रॉफिट बुक करके दूसरी ट्रेड ले लूंगा। अगर ये ऊपर वाला प्राइस में अगर इतना प्रॉफिट दिख भी नहीं रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे हमें करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी सारे ऑप्शन थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। और लॉन्ग टर्म वाला इन समय हमें कोई मतलब नहीं रखना, हमें ऑल टाइम हाई पे सेल करना होता है, बस इतना ध्यान में हमें रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम ट्रेड लेते ना तो हमें अच्छा खासा इसमें ट्रेड मिलता। देखो यहाँ से ये डाउन आया था कितना, 34% के आसपास डाउन आया था, और यहाँ से एक जो ट्रेड मिली थी उस ट्रेड में हमें कितना पैसा बन गया था, 75%। इसमें से मैं बोलता हूँ अगर हमने 75 नहीं लिया, 40% भी हमने ले लिया तो क्या दिक्कत है, 30% का भी गेन हमने इस ट्रेड में लिया तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कहीं पे भी मैंने सेल किया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे लेके इसको बैठ गया था, और जैसे मुझे यहाँ पे मौका मिला दोबारा ट्रेड लेने का, कहीं पे भी ये यहाँ पे 45% तक आ गया था डाउन, और इस ट्रेड में अगर मुझे मौका मिला फिर ये 247 का गेन दिया था। अगर मैं 247 अगर नहीं लेता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं यहाँ से चला और ये ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे मैंने इसको सेल कर दिया, 100% का गेन, ठीक है। 100% गेन लूंगा, यहाँ से निकल जाऊंगा। उसके बाद अगर ये और भी रैली आ रही तो मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं है, जब ये डाउन आएगा तब मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। ऐसे हम यहाँ पे एकदम टॉप और एकदम बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे, तो बीच का कुछ हमें परसेंटेज चाहिए बस, ठीक है। और बाकी हम ये भी देखेंगे जब ये ऑल टाइम हाई जा रहा है, देखो इसमें ऐसा नहीं है कि हर बार हम ऑल टाइम हाई पे बेच देंगे, क्यों नहीं बेचेंगे, यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुका है ऑलरेडी इतना, तो हमें पता जब इतने टाइम के लिए कंसोलिडेट स्टॉक हुआ है तो थोड़ा अच्छा खासा रैली देगा। और रिजल्ट और क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे क्या ये बेस्ट परफॉर्मर है कि नहीं। अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए और इसको होल्ड करके अपना प्रॉफिट और हम बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने होते हैं कि किस स्टॉक में ऑल टाइम पे हाई पे बेचना है, कहाँ पे हमें थोड़ा सा और लंबा होल्ड करना होता है। तो वो बाकी आप टेंशन ना लो, अगर इस चैनल पे हो तो सारी डिटेल्स मैं अपडेट करता रहूँगा। तो ये इस पे मेरा डिटेल वीडियो था। आई होप अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च के बेस पे भी डिसीजन लेना है, यहाँ पे पोजीशन बनानी या फिर नहीं बनानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।